नमस्कार, मैं संतोष नादरगे पुणे महाराष्ट्र से। अभी हम पार्ट 4 पढ़ने वाले हैं ए नागराज जी का जीवन परिचय। अभी उनके विवाह के बारे में जानेंगे। ऐसी परिस्थितियों अभी ऊपर वाले इसमें इसके पहले का 3 नंबर का पार्ट था गुरु मिलन का। इसमें थोड़ा सा वेदों के एक दो ऐसे थे एक दो सूत्र ऐसे थे जिनके ऊपर नागराज जी की एक्सेप्टेंस नहीं थी, या तो 2 ऐसे सूत्र ऐसे आ गए जो एक दूसरे के विरुद्ध है। यहाँ पर इनका प्रॉब्लम था, लेकिन यहाँ पे ये नहीं बताया गया है कि क्या ऐसी कोई भी बात नहीं है जो वेदों से एक्सेप्ट की जा सकती है। क्या नहीं किया जा सकता ये तो बताया है, ठीक, लेकिन क्या एक्सेप्ट करने वाला कुछ तो था 5-10%, ये तो हमें कुछ अभी तक बताया नहीं गया है। तो हम हैं इंतज़ार में, आगे क्या होता है देखेंगे। अभी हम कंटिन्यू करेंगे पार्ट 4। ऐसी परिस्थितियों में जैसा 1 मिनट ओके। ऐसी परिस्थितियों में जैसा बहुधा होता है और युवा नागराज की आयु भी हो गई थी, माता पिता ने उनकी शादी की बात चलाई। ऐसी परिस्थितियों में जैसा बहुधा होता है और युवा नागराज की आयु भी हो गई थी, माता पिताजी ने उनकी शादी की बात चलाई। अग्रहार से 60-70 किलोमीटर दूर श्रवणबेळगोला, बहुत बढ़िया नाम है। कहाँ से? अग्रहार उनका गांव था, वहाँ से 60-70 किलोमीटर दूर श्रवणबेळगोला। बताइएगा, बोल के बताइएगा हमको। श्रवणबेळगोला ऐसा बोल के दिखाइएगा। श्रवणबेळगोला में जान पहचान वाले, अरे हाँ सॉरी हाँ दोस्तों, हमें थोड़ा सा पढ़ने में मुश्किल हो रही है, इसलिए हम माफ़ी चाहते हैं। अग्रहार से 60-70 किलोमीटर दूर श्रवणबेळगोला में जान पहचान वाले श्री मजैया और उनका परिवार रहता था। श्री मजैया संस्कृत के विद्वान एवं अध्यापन कार्य करते थे। उनकी कन्या सुश्री, अभी तो मैंने ऐसा नाम नहीं सुना, नाम जाने दो, सुश्री नागरत्ना का, जो उस समय लगभग 15-16 वर्ष की थी, रिश्ता आया हुआ था। वर्तमान में मानसिक स्थिति को देखते हुए युवा नागराज को शादी करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं दिखती थी। उन्होंने शादी का विरोध किया। परिवारजनों से ज़्यादा दबाव आया तो गुरुजी से मिलने गए और कहा, मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे ज्ञान पाना है, आप इस शादी को रुकवा दीजिए। गुरुजी ने कहा, ठीक है, 1 साल के लिए रुक सकती है, इस बीच आप काशी जाकर साधना कीजिए। युवा नागराज को तो जैसे खजाना मिल गया हो। श्रृंगेरी से ही घर एक पत्र भेज दिए जिसमें गुरुजी की आज्ञा का वर्णन था, और वहीं से ही सीधे काशी रवाना हो गए। तो ये एक बात अच्छी है कि एक बच्चे के जीवन का पर्सनल डिसीजन लेने के लिए गुरुजी का इतना बड़ा हाथ रहता था, ये बहुत अच्छी बात है। आज तो टीचर को कुछ पता भी नहीं होता बच्चे के जीवन के बारे में। चलो आगे बढ़ते हैं। इस तरह 20 वर्ष की आयु में युवा नागराज काशी पहुंच गए। 20 वर्ष, उनकी होने वाली बीवी जिनका 15-16 वर्ष उम्र था, जिनके साथ हो सकता था शादी। चलो, इस तरह 20 वर्ष की आयु में युवा नागराज काशी पहुंच गए। वहाँ क्षेमेश्वर घाट पर
केदार गली में रहने लगे। युवा नागराज ने पाया कि काशी में अनेक अन्न क्षेत्र है जहाँ अनेक साधु सन्यासी तीनों समय का भोजन करते तथा अपने अपने ढंग से साधना करते थे, परंतु युवा नागराज को अन्न क्षेत्र में भोजन करना स्वीकार नहीं हुआ। उन्होंने श्रम पूर्वक उत्पादन कर अपना भरण पोषण करने का निर्णय लिया। वह सिलाई का कार्य करने लगे। उससे प्रतिदिन 4-6 रुपये कमाई हो जाती तथा उसमें से लगभग 1 रुपये में पास के होटल में शाकाहारी भोजन खाते और बचा हुआ पैसा लोगों में बांट देते थे। इस तरह प्रतिदिन शून्य की स्थिति में पहुंच जाते थे। बहुत बढ़िया बात है, शून्य की स्थिति में पहुंच जाते थे। ज़्यादातर समय शास्त्रों के पठन, भजन और उपासना में लगाते थे। किसमें? पठन, भजन और उपासना में लगाते थे। उपासना का मतलब क्या होता है? फॉलो करना। नहीं जानते? किसी को पता है तो बता दीजिएगा। उपासना का मतलब हमें ऐसा लगता है कि जो पठन किया है उसको फॉलो करना। चलो, श्लोकों के अर्थ जो विचारों में आते थे उसे साक्षात्कार मानने लगे तथा एक समय ऐसा लगने लगा कि उन्हें शिवजी के दर्शन होने लगे। शिवजी को देखने का भ्रम लगभग 30 वर्ष पश्चात साधना के दौरान ही दूर हुआ। 30 वर्ष के बाद। इस तरह काशी में 1 वर्ष बिताकर वापस अग्रहार चले आए। उन्होंने अपना वचन निभाया, 1 वर्ष के बाद वापस आए। माता पिता तो इंतजार कर ही रहे थे। कन्या पक्ष के लोग भी नागरत्ना से युवा नागराज की आशा में राह देखते थे। नागराज के वापस आते ही सबने मिलकर उनका विवाह 22 वर्ष की आयु में संपन्न कर दिया। विवाह उत्सव 7 दिन तक चला। 7 दिन तक, अच्छी बात है। युवा नागराज की माताजी व उनकी पत्नी की आपस में भी अच्छी बनती थी, अतः नागराज ने अपनी माताजी की बात तथा पत्नी की सलाह मानकर जिंदगी जीना शुरू किया। अरे बाप रे! पति पत्नी दोनों ही अपने पत्नी का क्यों सुनने का, माता का क्यों सुनने का? अगर वहाँ काशी में जाके बहुत कुछ सीख के आए हैं तो, वेद पढ़े हैं तो बढ़िया सवाल है। पति पत्नी दोनों ही अपनी माताजी, बड़े भाई व गुरुजी की आज्ञा पालन करते थे। पति पत्नी दोनों ही अपनी माताजी, बड़े भाई व गुरुजी की आज्ञा पालन करते थे। इससे बहुत अच्छी बात है। माताजी का, बड़े भाई का और गुरुजी का आज्ञा पालन करते हैं। बस इसमें सवाल पूछने की फ्रीडम, स्वतंत्रता चाहिए। इससे उनमें आपस में कभी कोई मामले को लेकर वाद विवाद नहीं हुआ। ऐसा कैसा नहीं हुआ। उन्हीं दोनों की एक घटना है कि बाल विधवा बहिन के ससुर किसी कार्यवश अग्रहार पधारे हुए थे। उन्होंने एक चर्चा के दौरान युवा नागराज से आग्रह किया कि उनकी बात का उत्तर नागराज लिखित में एक पत्र के द्वारा भेजे। पत्र लिखने की बात सुनकर युवा नागराज की बहन ने आक्षेप किया, इसकी छाती फाड़ने से भी 2 अक्षर नहीं निकल पाएंगे। अरे ये कहाँ से बात आ गई डायरेक्ट। उन्हीं दोनों की एक घटना है कि बाल विधवा बहिन के ससुर किसी कार्यवश अग्रहार पधारे हुए थे। उन्होंने एक चर्चा के दौरान युवा नागराज से आग्रह किया कि उनकी बात का उत्तर नागराज लिखित में एक पत्र के द्वारा भेजे। पत्र लिखने की बात सुनकर युवा नागराज की बहन ने आक्षेप किया, इसकी छाती फाड़ने से भी 2 अक्षर नहीं निकल पाएंगे।
आक्षेप से कुछ पीड़ित होकर नागराज ने होसपेट के पास पंपापति, आज उसको हम्पी कहते हैं, हम्पी में पत्थर की एक गुफा में एकांतवास किया। बिना कुछ खाए पिए केवल नदी का पानी पीते थे। वहाँ देखो उस समय का पानी इतना अच्छा था कि पानी पी सकते थे। वहाँ लगभग 45 दिन रहे थे। वहाँ रहकर छंदों के मर्म को समझने एवं छंदबद्ध करने की कला आ गई। ये छंदबद्ध क्या है भाई? आ गई और कविता बोलने तथा लिखने लगे। तत्पश्चात बहन के ससुर को एक पत्र कविता की शैली में लिखा, जिसका उत्तर फिर नहीं आया। इसका प्रभाव यह हुआ कि कविता और लेख लिखने का कार्यक्रम चल निकला। अनेक आयोजनों व सभाओं में कविता पाठन व गायन तथा अनेक पत्रिकाओं में लेखन करने लगे। इन कविताओं को पढ़ सुनकर लोग गदगद होने लगे। इसी क्रम में एक बार देश की स्वतंत्रता से जुड़ी एक सभा में कविता करने के बाद परिचितों के साथ बैठे हुए थे। उस समय की अंग्रेजी सरकार सभा में शामिल लोगों को देशद्रोही मानती थी। पुलिस ने सभा में बैठे लोगों पर गोलियां चला दी। नागराज के बाएं और दाएं बैठे दोनों लोग गोली खाकर मारे गए। नागराज संयोगवश बच गए और किसी तरह से मरे हुए परिचितों के मृत शरीरों को उनके घर पहुंचाकर अपने घर गए। कविता पाठ व लेखन का क्रम लगभग 2 वर्ष तक चला। तत्पश्चात उनकी निरर्थकता को पहचानते हुए कविता को तिलांजलि दे दी। इस बीच विवाह के लगभग 2 साल बाद पहली संतान नरहरि का जन्म हुआ। पत्नी के माता पिता नागराज जी के ससुर की इच्छानुसार हरि को उनके पास भेज दिया। इसी अवधि में मद्रास प्रेसिडेंसी में स्थित विजयवाड़ा में जाकर उत्पादन से संबंधित कार्यभार संभाला तथा उससे कुछ रुपये अर्जित किए, परंतु इस कार्य में भी उनका बहुत मन नहीं लगा। रह रहकर वही प्रश्न अंतःकरण में गूंजते, यदि ब्रह्म सत्य फिर से आया, यदि ब्रह्म सत्य से ही जगत की उत्पत्ति हुई है तो यह सब जगत मिथ्या असत्य कैसे है? इसका तो आंसर हमने ऊपर बताए हैं। ब्रह्म ही बंधन और मोक्ष का कारण कैसे है? बंधन का अगर आप अपने मन की सुनते हो तो बंधन में रहोगे, और ब्रह्म को समझते हो तो मोक्ष पे पाओगे। मतलब अपने नित्य स्वरूप में जाते हो तो मोक्ष पाओगे। यदि सब कुछ ब्रह्म की ही लीला है तो मेरे होने का या ना होने का क्या अर्थ है, क्योंकि तुम ही ब्रह्म हो। सिंपल आंसर। यदि सब कुछ ब्रह्म की ही लीला है तो मेरे होने का ये सब कुछ तुम्हारी ही लीला है, क्योंकि तुम ही ब्रह्म हो। अभी जानना बाकी है, जानने के लिए स्टेप्स फॉलो करो। चलो आगे। मेरे स्वस्थ का मेरे कर्म करने का क्या अर्थ है? मेरे स्वत्व का मेरे कर्म करने का अर्थ क्या है? मेरे स्वत्व का मेरे कर्म करने का अर्थ यही है कि खुद को जानो, ब्रह्म स्वरूप में जाओ। आखिर यह सब जीवन व्यापार किस लिए? जीवन व्यापार खुद को समझने के लिए। अथ विजयवाड़ा का कार्य मित्र को सौंप कर वापिस अपने गांव अग्रहार आ गए।
और पारिवारिक जीवन जीते हुए अपनी शंकाओं के समाधान की प्राप्ति को प्राथमिकता देते हुए हर संभव प्रयास में जुटने का निर्णय किया। अभी अगले चैप्टर में हम जानेंगे आर्या पार। मैं संतोष नादरगे साइनिंग आउट। थैंक यू वेरी मच। पार्ट नंबर 5 is over.